बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो माफ़ी वाला मामला है वो हो जाएगा और एमल वली ख़ान माफ़ी मांग लेगा, और वही हुआ। एमल वली ख़ान ने मादरत कर ली। उन्होंने कहा जी एक दिलादारी हुई है मेरी बात से, तो मैं मादरत चाहता हूँ। साथ ही उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें भी कर दी। मैंने आपको पहले ये अर्ज़ किया था कि एमल वली ख़ान साहब को एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की इजाज़त है, और उसका रीज़न ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास जो एक सियासी स्पेस है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों या पंजाब के हों या सिंध और बलूचिस्तान के लोग हों, अब पूरा पाकिस्तान ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और लोग एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत के तौर पर वोट का इजहार करते हैं। अब सबको उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा चाहिए। तो एमल वली ख़ान को इस बात की तो इजाज़त थी कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपना लें। ये इजाज़त फजलुर रहमान साहब को भी मिल जाती है, बाकी जमातों को थोड़ी बहुत मिलती रहती है, लेकिन इतनी इस हद तक जाने की इजाज़त नहीं थी कि आर्मी चीफ़ को दुकानदार कह दें, आर्मी चीफ़ को मादनियात का सौदा करने वाला या कोई इस तरह की बातें करें। वो नामुनासिब था कि जनाब वो ब्रीफ केस उठा के चले जाए, इतना उनको इजाज़त नहीं थी। हाँ, लेकिन ये इजाज़त थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थोड़ा बयानिया बना के एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्पेस हासिल करने की कोशिश करें। अब एमल वली ख़ान ने जो कर दिया था, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ये माफ़ी मांग लेंगे। कुछ लोगों ने खबर चलाई कि एमल वली ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने और बाकी सब ने खबर दी कि नहीं, गिरफ़्तार नहीं किया गया। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि एमल वली ख़ान को एक्चुअली 1 घंटे के लिए सिर्फ बिठाया गया था और समझाया गया था, तो इन्हें 1 घंटे में वो सारी बात समझ आ गई जो बेशुमार लोगों को कई दिनों में और कई घंटों में और कई महीनों में समझ नहीं आई। यानी एमल वली ख़ान एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, इतना मजबूत तो होना चाहिए था कि 2, 4, 10, 20 दिन निकाल लेते, लेकिन बड़ी जल्दी एमल वली ख़ान साहब जो हैं वो एकदम ढह गए, गिर गए, और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। और यानी खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली ख़वातीन उनसे तगड़ी निकली। मैं शानदाना गुलजार साहिबा की आप मिसाल ले लीजिए, उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया, उन्हें हरासा किया गया, बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात पैदा की गई, लेकिन वो डट कर खड़ी रही, आज भी खड़ी हैं। लेकिन बादशाह खान का सपूत जो है वो ढेर हो गया और वो नहीं खड़ा हो पाया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखें, मादरत इंसान कर लेता है, और अल्लाह ताला सबको ऐसी आजमाइश से महफूज रखे, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त बरकरार रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इज़्ज़त देने वाला है, वही मेहरबानी करने वाला है। लेकिन जब आपकी नीयत में फतूर होता है ना कि मैंने लेना भी इनसे, खाना भी इनसे, मौज भी इनसे करनी है, और फिर मैंने इन्हीं से खाकर इन्हीं की प्लेट के अंदर जो है वो छेद करना है, यानी जिसमें खाना उसी थाली में छेद करना, ये ज़रा नामुनासिब लगता है। तो क्योंकि सारी जो सहूलियात हैं वो इस वक्त एमल वली ख़ान साहब को पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दी हुई है, तो उन्हीं के ख़िलाफ़ इस लेवल तक जाना नामुनासिब था। बहरहाल उन्होंने अब माफ़ी मांग ली है। वैसे एमल वली ख़ान साहब ने कहा कि बड़ी जुर्रत का काम है माफ़ी मांगना, और मेरे अंदर इतनी जुर्रत है। देखें भाई, अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत है तो जाके बलोचों से माफ़ी मांगे, जिनके हक़ पे आपने डाका डाला और वहाँ जाके आपने सीट ले ली। अगर इतनी जुर्रत है तो जाकर माफ़ी मांगे उन माओं से जिनके सूबे में बच्चे लापता किए जा रहे हैं जबरी तौर पे, और वो इस्लामाबाद में इंसाफ मांगने आई। आप वहाँ से सीट तो ले आए उस सूबे से, लेकिन जब उस सूबे की माएँ इंसाफ मांगने के लिए इस्लामाबाद आई तो आप उनसे नहीं मिले। माफ़ी मांगनी है तो उन वालिदैन से मांगे जिनके बच्चे ड्रोन हमलों में शहीद हो रहे हैं, जिनके बच्चे जेट तैयारों की बमबारी में शहीद हो रहे हैं, या जिनके बच्चे माजूर हो रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं बारूदी सुरंगों में। माफ़ी मांगनी है तो उन वालिदैन से और उन घर वालों से जाकर आप माफ़ी मांगें जिनकी बनती भी है। लेकिन यहाँ आपने माफ़ी मांगनी थी, ये मैंने पहले बताया था कि एमल वली ख़ान माफ़ी मांग लेंगे। कम से कम उन्होंने अपना बंगला नंबर 7 भी बचा लिया, अपनी सिक्योरिटी भी बचा ली, अपनी सेनेट की सीट भी बचा ली, अपनी बहुत सारी मुराद भी बचा ली। तो एमल वली ख़ान साहब को मुबारकबाद कि वो इस आजमाइश में से बिल्कुल उसी तरह पूरा उतरे जैसा कि पूरी कौम सोच रही थी कि वो इस आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। अब नाज़रीन, सैलाब से तबाही के हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और कदम ये है, जो मेरे पास खबर आई उसके मुताबिक पंजाब काबीना ने मंजूरी दी है कि 100 अरब रुपया फ़ौज को दिया जाएगा सैलाब से तबाही से निपटने के लिए और तामीर नौ के लिए। अब मेरा एक बड़ा सादा सवाल ये है कि तामीर नौ और फ़ौज, ये क्या चक्कर है? यानी 100 अरब रुपया अब फ़ौज को क्यों दे रहे हैं? क्या वहाँ कोई जंग लड़नी है, कोई लड़ाई करनी है, कोई खाना जंगी लगी हुई है, या वहाँ पर कोई दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई जंग लड़नी है? ये तो सैलाब मुतासरीन का मामला है, उनकी फसलें डूब गई हैं, उनका वो नुकसान पूरा करना, उसके लिए महकमे मौजूद हैं। उनके घर टूट गए हैं, उसके लिए महकमे मौजूद हैं।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ उसके लिए महकमे मौजूद हैं। तो फ़ौज को 100 अरब रुपया की इस खुशी में ये पंजाब हुकूमत दे रही है। देखें, ये तो ज़िले और तहसील इंतज़ामिया जो है उनको पैसा देना चाहिए था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के महकमे को पैसा देना चाहिए था, महकमा ज़राअत को, महकमा आबपाशी को पैसा दीजिए, लाइफ स्टॉक और देही आबादियों से मुतालिक जो हेल्थ और एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, जो सर्विसेज फराम करने वाले महकमे हैं, उनको पैसा दीजिए। फ़ौज को पैसा देने का क्या तुक है? क्या वहाँ पे कोई जंग लगी हुई है? ये ना सारे के सारे बूट पॉलिश पे लगे हुए हैं। मरीम नवाज साहिबा ने या उनकी सूबाई हुकूमत ने ये जो 100 अरब रुपया अब इनकी काबीना ने फैसला किया कि हम फ़ौज को दे रहे हैं, क्या अपोजिशन इस पर सवाल उठाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? जी, आप फ़ौज को क्यों दे रहे हैं? सैलाब आया पाकिस्तान में, पंजाब में, सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। आप सैलाब मुतासरीन को पैसा देने की बजाय फ़ौज को पैसा दे रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। उनका वो काम ही नहीं है, उनकी उसमें ट्रेनिंग ही नहीं है, उनका उसमें तजुर्बा ही नहीं है। आप पैसे उठाकर उनको दे रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब हरकतें ये कर रहे हैं। पंजाब काबीना ने IMF से कर्जा लेने का भी फैसला कर लिया। एक तरफ ये कहते हैं हम बड़ा अच्छा सूबा चला रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस सूबे की हालत ये है कि ये IMF से कर्जा लेंगे। एक और खबर यह है कि दौरा जापान के लिए जो मरीम नवाज जो जहाज़ लेकर गई थी ना, जिसमें रिश्तेदार भी चढ़े हुए थे, बेटी, दामाद, नवासे नवासियाँ, दूसरी बेटी, उनकी सहेलियाँ, मेकअप आर्टिस्ट, ज़ाती मुलाजमीन, दोस्त, अहबाब, जिस जहाज़ में एयरफोर्स बन के जहाज़ में सबको भरकर ले गए थे, अब वो पता चला जनाब उसकी 5 करोड़ रुपए की अदायगी सरकारी ख़जाने से की जा रही है। चेक करें आप। हुकूमत की तशहीर के लिए मजीद 3 अरब रुपए मांग लिए गए कि मरीम, हुकूमत की तशहीर का मतलब मरीम नवाज की ज़ाती तशहीर। यहाँ हुकूमत की तशहीर कोई नहीं होती, हर जगह फ़ोटो मरीम नवाज का चिपकाते हैं। फ़ोटोगर्दी चल रही पंजाब के अंदर। तो 1.6 अरब इन्होंने पहले रखे थे, 3 अरब इन्होंने मांग लिए हैं कि जनाब ये पैसा दिया जाए, मरीम नवाज साहिबा की तशहीर करनी है पंजाब हुकूमत ने। और गुज़िश्ता साल इस तशहीर के ऊपर 7 अरब रुपए खर्च किए गए थे। ओवरऑल अगर आप खर्चा देखें तो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन पंजाब ने 2024, 25 और 26 में 2 साल का ये टोटल अरसा बन जाएगा, जाके जब साल मुकम्मल होगा, 11 अरब रुपए से जायद, तौबा तौबा तौबा, यानी 11 अरब 60 करोड़ रुपया ये सोशल मीडिया, बिल बोर्ड्स, टिकटॉक समेत मरीम नवाज साहिबा पे लगा दिया इन्होंने। अंदाज़ा करें अब आप, ये सभी काज़मी साहब ने इसको ट्वीट भी किया है। 11 अरब 60 करोड़ 40 लाख रुपए की मरीम नवाज की इश्तिहारी मुहिम, ये जनाब पंजाब के अंदर काम चल रहा है। इतना पैसा गरीबों पे खर्च किया होता तो मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। और अपनी मशहूरी का इन्हें इतना शौक़ है कि ब्राज़ील में कोई एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक स्टॉल बुक करवा लिया, 9 करोड़ 49 लाख रुपए उसके लिए अदा कर दिए गए। वहाँ पे सुथरा पंजाब का इन्होंने एक स्टॉल लगाना है, सिर्फ 9 करोड़ 49 लाख रुपए, और अगला खर्चा अलहदा होना है सिर्फ इनके शौक पूरे करने के लिए। एक दस्तावेज़ी फिल्म भी बनाई जा रही है और ये कोई क्यूब स्टूडियो नामी कोई कंपनी है, उसको जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ये नादरीन चल रहा है। अब देखें ना पंजाब के ऊपर लड़ता कौन है? मरीम नवाज की पार्टी है नून लीग और एक पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की, बिलावल की, ये आपस में लड़ते हैं कि जनाब पंजाब मेरा, वो कहता पंजाब मेरा। हालांकि ये चोरी का माल है जिस पे दोनों लड़ रहे हैं। एक्चुअली तो पंजाब इमरान खान का, पंजाब ने मैंडेट तो 2 तिहाई मैंडेट दिया इमरान खान साहब को। ये तो सारे जाली फार्म 47 के ऊपर आकर बैठे हुए हैं और जाली फार्म 47 वाले चोरी के माल के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं। लूट का माल है ना, मालिक गनीमत इनको दिया हुआ अदालत ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी, कि रल के खा लो। अब वो आपस में लड़ रहे हैं, ये मेरा, वो कह रहा नहीं मेरा, वो कह रहा नहीं मेरा, वो कह रहा नहीं मेरा, और जिसका है वो बेचारा जेल में बंद है। ये इस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल है नादरीन। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नादरीन जो दरखास्तें हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक आईनी बेंच सुन रहा है, 8 रुकनी बेंच है, और ये 36 दरख्वास्तें हैं इस हवाले से। 36 बहुत कम होता है, बल्कि मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि इतनी ज़्यादा दरखास्तें किसी एक मामले पर अदालत में आ जाएं। और आप अंदाज़ा कीजिए 1 साल लग गया अदालतों को ये दरखास्तें सुनने में और इनको लगाने में। ये दरखास्तें तब हुई थी जब 26वीं आईनी तरमीम पास की जा रही थी। इनमें बहुत सारी दरखास्तें उस वक्त आई थी। 36 दरखास्तें हैं। अब ये आईनी अदालत के अंदर केस लगा हुआ है और हैरत की बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो आईनी अदालत या बेंच बना है जिसके खिलाफ ये दरखास्तें हैं, वही बेंच इन दरखास्तों को सुनने जा रहा है। पहला तो मामला ये है। अब कोई भी जरखेज दिमाग होगा या काम करने वाला दिमाग होगा, वो जजेस को यही कहेगा, ये आप क्या कर रहे हैं, आप इसके बेनिफिशरी हैं, ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आप इसको कैसे सुन सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो सुन रहे हैं।
अब इस केस में क्या कुछ सामने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो सेनेटर्स और एमएनए सामने आने चाहिए, उनको मैदान में लाया जाना चाहिए जिनसे ज़बरदस्ती वोट लेने की कोशिश की गई, उन्हें भी सामने आना चाहिए। जिन पर बहुत दबाव डाला गया उन्हें अगवा किया गया, और वो भी सामने आने चाहिए जिनके घरों को तबाह किया गया, उनकी फैमिलीज तक को अगवा कर लिया गया, ख़वातीन को, बच्चों को अगवा कर लिया गया, एक फैमिली की तो बहू को अगवा कर लिया गया। अब जिनके साथ जो जो ज्यादती हुई है उन तमाम एमएनएस को और सेनेटर्स को सामने आकर बताना चाहिए। अख्तर मेंगल साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर बताना चाहिए कि उनके 2 सेनेटर्स के साथ क्या किया गया। बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दिया। फजलुर रहमान साहब भी आकर बताएं कि उन्होंने दावा किया था बाद में कि हमसे 26वीं आईनी तरमीम में वोट लेकर कहा कुछ गया और बाद में धोखा दिया गया। वो भी आए और आकर अदालत को बताएं। तो ये सारी चीज़ें अदालत में सामने आनी चाहिए। नाज़रीन, सनम जावेद की जो उनके साथ हुआ, जिस तरह उनको जबरी तौर पे वहाँ से लापता किया गया पेशावर से, और फिर पता चला कि वो उनको पहुँचा दिया गया है कोट लखपत जेल में ताकि वो अपनी सज़ा पूरी करें। अब ये तो एक अगवा का सादा सादा केस था। उनके शौहर से बात करें या किसी और से करें, वो सब लोग यही बताते हैं जो ऐनी शाहिदीन है कि उनके वालिद भी ये बता रहे थे कि 2 गाड़ियों के अंदर अचानक इतने सारे लोग निकलते हैं, वो हमारी बेटी को घसीटते हुए ले जाते हैं और मैन हैंडल किया जाता है। कोई खातून भी वहाँ पे नहीं है और कोई कानूनी तरीक़ाकार भी इख्तियार नहीं किया गया। ये बड़ा अफसोसनाक था। अब इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसका आप रिएक्शन चेक करें। चीज़ों को कूल डाउन करना होता है ना, नीचे लेकर जाना होता है। जब भी अवाम किसी चीज़ पर गुस्से में आते हैं, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पहले अवाम के साथ मिल जाती है, बाद में उनका गुस्सा ठंडा करती है और फिर साइड पे वापस आ जाती है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये ट्रेनिंग हो गई है कि ये पहले पब्लिक के साथ खड़े होते हैं, वहाँ खड़े होकर नारे लगाते हैं, लोगों को अच्छी तरह थका देते हैं, फिर उन्हें यकीन दिलाते हैं हम आपका केस लड़ रहे हैं, अब आप अपने घर जाएँ। तो क़यादत इस तरह गेम डालती है खैबर पख्तूनख्वा में। अब बैरिस्टर सैफ, ये अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना का हिस्सा हैं। इनका स्टेटमेंट बड़ा मज़ेदार है। कहते हैं जी, सनम जावेद की पुरस्रार गुमशुदगी अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। गुमशुदगी, पुरस्रार, इसके अंदर ये नहीं कह रहे कि उन्हें यहाँ से जबरी तौर पे अगवा किया गया, ये नहीं कह रहे। ये अल्फाज वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। यानी उन्होंने एक और रुख दे दिया, पुरस्रार गुमशुदगी। जैसे कोई बच्चा घर से बाहर नहीं जाता और जाकर गुम जाता है कि ये सीएम हाउस के बाहर निकली और अचानक गुम गई, ऐसे शो कर रहे हैं। मसाजिद में जाके ऐलान करवाएं अगर गुमशुदा है तो सारी दुनिया को पता है कि किसने उसको उठाया और कहाँ पहुँचाया। सनम जावेद से ही पूछ लें आप जाकर, आपको पता चल जाएगा, या किसी सहाफ़ी से पूछ लें, सारी दुनिया जानती है क्या हुआ। लेकिन बैरिस्टर सैफ को यह कहना है कि सनम जावेद की पुरस्रार गुमशुदगी हुई है जो अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है, बस कहानी ख़त्म। अब ये मामला ठप है। अब आप इंतज़ार कीजिए अगली जबरी गुमशुदगी का, या अगली जो वहाँ पे अगवा होता है कोई भी खैबर पख्तूनख्वा में, अब आप उसका इंतज़ार कीजिए और वो भी जल्दी होगा। मैंने आपको पहले बता दिया, एक आधा नाम तो बताया, 2-4 नाम और भी हैं। लोग ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, ज़रा इंतज़ार कीजिए, और बंदे भी खैबर पख्तूनख्वा से उठाए जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह भी करके इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर से कुछ मवाद हटाया जा सके। उनकी ट्वीट्स का हवाला दिया जाता है कि ये ठीक नहीं है, मुल्क के खिलाफ, इनको हटाया जाए। देखिए, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि ये कोशिश में एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िद पकड़ी हुई है ना कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब से भी जवाब मांग लिया अदालत ने। 2 हफ्ते का टाइम उसमें दे दिया गया कि इमरान खान साहब भी जवाब दें। इमरान खान साहब को चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है और वो ये कहें जनाब मैं इस केस में खुद ये मुकदमा लड़ना चाहता हूँ, और आ जाए, ऑनलाइन आ जाए, वहाँ पे कैमरा लगाया जाए, वीडियो लगाई जाए, खान साहब वहाँ पे आएँ और बैठ के बताएं जजों को कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों की है और वजह क्या है इसकी, और ये ट्वीट जो है वो किस नौइयत के हैं और ये हक़ाइक़ क्या है। अब देखें ना, लोग तो जेलों के अंदर किताबें लिख देते हैं। इमरान खान साहब जो बात करते हैं बाहर जाके उनके ट्विटर अकाउंट पर डाल दी जाती है। अब कोशिश की जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िद पकड़ी हुई है कि ये एक्स अकाउंट से ये मवाद हटाया जाएगा। हार जीत का मसला बनाया हुआ है। अगर ये मवाद हट भी गया तो थोड़ी सी तरमीम के साथ इमरान खान साहब दोबारा ये मवाद डलवा देंगे, फिर क्या होगा। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया वो उसको फिर वायरल कर देगा, एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको होशमंदी से और अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, हर वक्त लड़ाई के मोड में नहीं रहना चाहिए। जाफ़र एक्सप्रेस के ट्रैक पे नाजरीन एक मरतबा फिर धमाका हुआ है। ये अफसोसनाक खबर है और कुछ बोगियाँ पटरी से उतर गई हैं, 4 ज़ख्मी हो गए हैं। ये वो काम है जो एस्टेब्लिशमेंट को करना है, ये वो काम है जो एजेंसियों को करना है।
एक जाफर एक्सप्रेस को हम महफूज नहीं बना पा रहे। हर चौथे दिन उसके ऊपर कोई ना कोई अटैक हो जाता है। एक दिन खबर आती है कि पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा हो गई। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं जो लगातार बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर जगहों पे हो रहे हैं। इन वाक़यात को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की है कि वो पहले से इन चीज़ों के ऊपर इतला दें, इसके ऊपर काम करें और सिक्योरिटी फोर्सेस इन वाक़यात को होने से पहले नाकाम बनाएं। लेकिन लगातार ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अब नाज़रीन, एक और ख़बर है, हमास के कुछ मुतालबात सामने आए और ये बड़े इंपॉर्टेंट मुतालबात हैं। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, अब ज़रा इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि मिस्र में इस वक्त सारे इकट्ठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि तमाम फ्रीकैन जो जो कमिटमेंट करें उसके ऊपर वो पूरे रहे। अमेरिका ने एक वफद और भिजवाया है मिस्र में, ताकि ये मामला कम से कम जंगबंदी की तरफ जाए और रिजॉल्व हो जाए। अब मैं, जब आप ये आज वीलॉग सुन रहे हैं तो कल भी कत्लो गारत गिरी हुई है गाज़ा में, वहाँ पे जंगबंदी अभी नहीं हो पाई। फिर मैंने आपको ये बताया कि वहाँ पे एक मुतबादिल मलेशिया भी मौजूद है जिसको इसराइल और अमेरिका कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में, और ये मैं नहीं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और फ्यूचर में उन्हें ये कोशिश की जाएगी कि या तो खाना जंगी लग जाए या इनके पास गाज़ा का कंट्रोल आ जाए। अब हमास एक ताकतवर तंजीम है, उनके पास वहाँ पे इक़्तिदार है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसे मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जो गज़ा की आवाम की उमंगों पर पूरा उतरे और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। अच्छा, ये जो अब हमास के रहनुमा हैं मिस्र में, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं नंबर एक तो मुस्तकिल और जामे जंगबंदी हो जाए। इसराइली अफवाज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गज़ा के तमाम इलाकों से निकल जाएं। इंसानी और इमदादी सामान की बिला रोक टोक फरामी यकीनी बनाई जाए। बेघर अफराद की अपने घरों को वापसी हो जाए। गज़ा की मुकम्मल तामीर नौ का फौरी आगाज़ किया जाए। और ये जो काम है ये फ़लस्तीनी कौमी टेक्नोक्रेट्स के इदारे की निगरानी में हो और कैदियों के तबादले का एक मुनसिफाना मुआहदा हो जिसमें कैदी हमारे भी छोड़े जाएं और उस तरफ से भी छोड़े जाएं। तो ये नाज़रीन हमास ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो ये सुलह करवाने के बाद बहुत ज़्यादा एलिजिबल हो जाएंगे एक अमन के नोबेल इनाम के लिए। देखिए, हमारी ना दुनिया के अंदर बात सुनी नहीं जाती, दुनिया में पजीराई होती नहीं है। हमारा मामला दुनिया में उतना उठता नहीं है जितना अमेरिकन का और यूरोपियंस का उठता है। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में अभी एक मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो ग्रेटा थनबर्ग को करार दिया जा रहा है। ये मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, एक खातून है और इन्होंने, लड़की है, इसने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई क्लाइमेट चेंज के हवाले से। पूरी दुनिया में ज़ोरदार आवाज़ इसने उठाई है और इसके बाद इसने जो भी दुनिया में इस किस्म की चीज़ें आती रही हैं, जैसा कि रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, उस पर आवाज़ उठाई, जैसा कि इसराइल ने अटैक किया फ़लस्तीनियों के ऊपर, उस पर आवाज़ उठाई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने आपको पिछले अपने वीलॉग में बताया था कि इनके बारे में कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए कि ये एक नाराज़ खातून है, इसको डॉक्टर की ज़रूरत है, इसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको कोई, और ये कोई प्रॉब्लम मेकर है, ये यानी ये प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की ये खातून के बारे में। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का ख़तरा है कि अमन का नोबेल पीस प्राइज़ लेने की उनकी जो ख्वाहिश है उसके रास्ते में शायद ये खातून एक रुकावट हो सकती है। अब वो खातून ने वापस जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को, वो बड़ा दिलचस्प है। यहाँ से पता चलता है कि खातून का जो आसाब है वो बड़े मजबूत है। लेकिन देखिए, इस खातून ने कभी भी मारंग बलोच जैसी महरूमी नहीं देखी। इस खातून ने कभी भी मारंग बलोच जैसी कैद और तकालीफ नहीं देखी। कभी भी उस तरह अपने हाथों से लाशें नहीं उठाई, कभी भी मसक शुदा लाशें या जबरी गुमशुदगियों का सामना नहीं किया। और मारंग बलोच आज भी डट कर खड़ी है। अगर आप इंसाफ करें तो उसकी कुर्बानी बहुत बड़ी है, उसकी तकलीफ़ बहुत बड़ी है। लेकिन ये खातून भी औरों की तकलीफ़ महसूस करती है। यूरोप में रहते हुए, स्वीडन में रहते हुए, एक बेहतरीन माशरे में रहते हुए ये दुनिया के मुख्तलिफ पिसे हुए तबकात की महरूमियाँ महसूस करती है। तो ये अब इसको लोग समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से शायद ये बेहतर है। वो कह रही है, मैंने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मेरे बारे में जो है वो बात की है और मेरे करैक्टर के बारे में बात की है। मैं उनके जो मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में उनके कंसर्न्स हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। उन्होंने कहा जी, ट्रंप का अगर कोई मैं रिसीव कर सकूँ ट्रंप की जानिब से कोई रिकमेंडेशंस, तो ताकि मैं डील कर सकूँ ये सो कॉल्ड जो ट्रंप कह रहा है मुझे इश्यूज़ हैं, एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इन्हीं का शिकार रहा है। तो बड़ी मज़ेदार किस्म की इन्होंने ट्वीट की है और डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। मजबूत खातून लगती हैं और एक तगड़ी उम्मीदवार भी है।
डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वो ख्वाहिश जो उनकी बड़े लंबे अरसे से है पूरी होती है या नहीं होती। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।